तो गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बीपीएससी एईडीओ की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में पार्ट 1 देखा है फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे हमने बेसिक्स जानकारी ली। आपको पता है कि हम लोगों ने देखा था कि अर्थ को कैसे जो है क्रस्ट मेंटल कोर में जो है सो डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्रस्ट आउटर मोस्ट पार्ट और कोर जो है सो इनर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, और फिर इन लोग के इसके बीच में जो है डिसकंटिन्यूटी वगैरह सब हमने पढ़ा था। फिर आपने ये पढ़ा था कि क्रस्ट मेंटल कोर में जो है सियाल, सीमा, निफे, क्रस्ट मेंटल कोर में सियाल, सीमा, निफे तीनों में पाया जाता है। और सबके बीच में जो भी डिसकंटिन्यूटी है, मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि CMRGL, ठीक है, CMR कॉमरोड, मोहो, रेपिट, गुटेनबर्ग, लेहमैन। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आइए अब हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक को। तो अर्थक्वेक वर्ड आपको एनसीईआरटी में कहीं भी नजर आएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी ये वर्ड लिखे हैं, ये ऑफ तक या ए जो भी आप देखिएगा, ये सारा एनसीईआरटी का वर्ड है। मेरा अपने मर्जी से लिखा हुआ कोई भी वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो अर्थक्वेक आपको एनसीईआरटी में जब भी पढ़िएगा तो हर एक 6 से लेके टू 11 तक में आपको अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का डेफिनेशन मिलेगा, छोटा मोटा अलग। और स्टैंडर्ड बुक में अगर जैसे ऊपर की तरफ बढ़िएगा, 11th की तरफ बढ़िएगा, तो आपको थोड़ा अच्छा सा डेफिनेशन मिलेगा। तो अगर आप अर्थक्वेक को समझना चाहते हैं तो कई बार अर्थक्वेक की जगह सिस्मिसिटी वर्ड भी यूज़ किया जाएगा। तो सिस्मिक वेव्स वगैरह होती हैं, इसलिए अर्थक्वेक की वेव्स, इसलिए सिस्मिसिटी भी यूज कर सकता है। तो अर्थक्वेक है क्या? पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा की मूवमेंट होती है, जिसके कारण स्टेनोस्फेयर में हलचल होती है। हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि स्टेनोस्फेयर किस टाइप का होता है, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। अब होता क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। अर्थक्वेक में मेनली पृथ्वी के अंदर में जो मैग्मा की मूवमेंट होती है, जिसमें स्टेनोस्फेयर के में जो हलचल होगी, उसी के कारण ये चीज़ शुरू होता है। वो बाद में जाके अर्थक्वेक बनता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपका एक बुक सेल्फ है। ठीक है, बुक सेल्फ है, ऊपर से नीचे तक सारी बुक रखी हुई है, और इसमें से आप कोई एक बुक अचानक से खींच लेते हैं, तो आप देखते होंगे कि बाकी भी बुक नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। तो डेट इज़ नोन एज जो है ये इंस्टेबिलिटी टाइप होने लग जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अर्थक्वेक पृथ्वी के अंदर जो है मैग्मा की मूवमेंट के कारण होता है, स्टेनोस्फेयर में जो हलचल होता है इसलिए। ठीक है, तो बोलिए, क्या बोलिएगा? एक लाइन में बोलना होगा, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मैग्मा। ठीक है, अब आइए देखते हैं होता क्या है। तो देखिए, मैग्मा के मूवमेंट के कारण, ध्यान से सुनिएगा, मैग्मा के मूवमेंट के कारण, मैग्मा देखिए ये अर्थ है। ठीक है, इसके इन अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ये अर्थ के अंदर है। ठीक है, तो रॉक वगैरह हैं इसमें, इसके अंदर में मैग्मा से है। ठीक है, मैग्मा बना हुआ है। अब क्या है कि मूवमेंट ऑफ मैग्मा जब होगा, ठीक है, मैग्मा क्या है मैंने आपको बताया है। ठीक है, जब मैग्मा का मूवमेंट होगा तो धीरे धीरे करके रॉक टूटने लग जाएंगे। क्या होगा? रॉक आपस में टकराएंगे तो रॉक टूटेंगे। तो ये अर्थ का सरफेस, अंदर में मैग्मा प्रेजेंट है, ये सरफेस है जहाँ हम खड़े हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर में क्या मैग्मा है, और मैग्मा का जब भी मूवमेंट होगा तो दो रॉक आपस में टकराएंगे तो टूट जाएंगे। तो मानिए ये एक रॉक है और एक ये रॉक है, तो आपस में टकराएंगे तो टूटेंगे। तो कोई ना कोई तो प्लेस होगा जहाँ से एनर्जी पहले निकली। ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई, जब दो रॉक टकराएंगे आपस में, दो रॉक टकराएंगे आपस में, तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी निकलेगी। तो जो एनर्जी जिस प्लेस से निकलेगी उस प्लेस को बोला जाता है फोकस या फिर हाइपोसेंटर। ठीक है, तो याद रखना है, ये अर्थ का सरफेस ऊपर है, तो ये धरती के अंदर में हो रहा है ये कहानी। और कहानी क्या है कि मूवमेंट ऑफ मैग्मा हुआ, जिसके कारण रॉक आपस में टकराए और चट्टान जो है टूट गए। तो जिस जगह से पहली बार एनर्जी निकला उसको कहते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, जमीन के अंदर हो रहा है फोकस और हाइपोसेंटर को कैसे डिफाइन करेंगे? रॉक टकराए, एनर्जी निकली, पहली बार एनर्जी निकली, दैट इज कॉल्ड फोकस। एनसीईआरटी ने बहुत प्यार से यही लाइन बोला है, जिस जगह से पहली बार एनर्जी निकलती है रॉक के टकराने से, उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस कहाँ होगा? जमीन के अंदर होगा। ठीक है, तो यूपीएससी आपको स्टेटमेंट में फंसाएगा, बीपीएससी आपको स्टेटमेंट में फंसाएगा कि फोकस ऑकर्स एट एबव द अर्थ, तो बिल्कुल गलत, वो तो जमीन के अंदर है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, आपने देखा कि क्या हुआ, रॉक टकराए और एनर्जी निकली। ठीक है, नीचे से एनर्जी निकली। ठीक है, अभी तक जो मैं बताया वो बता रहा हूँ, नीचे से एनर्जी निकली, आपस में दो रॉक टकराए, एनर्जी निकली। अब कभी ना कभी तो वो सरफेस ऑफ अर्थ पे आएगी, तो जिस जगह पे आएगी, ठीक है, जिस जगह पे आएगी, ये देखिए, ये जगह है, अंदर से एनर्जी आई, अंदर से अलग अलग डायरेक्शन से आएगी। ठीक है, तो जिस जगह पे पहली बार पहुंची, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो एपिसेंटर मतलब क्या हो गया? उस जगह पे जहां पर देखिए एनर्जी जब पहली बार रिलीज हुई, जिस जगह पे, उसको बोलते हैं फोकस। ध्यान से सुनिए, फोकस वो हुआ जहां पे एनर्जी रिलीज हुई, और वो ज़मीन के अंदर है। और वो जगह जहाँ पे सिस्मिक वेव्स, वो वेव्स ऊपर की तरफ पहुंची, तो ये ज़मीन के ऊपर में आके जो पहली बार जहाँ पहुंची, दिस इज नोन एज एपीसेंटर। तो फोकस कहाँ हुआ? ज़मीन के अंदर। एपीसेंटर कहाँ हुआ? सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मेनली होता क्या है कि ये 90 डिग्री पे जो पहुंचता है, तो आपसे पूछेगा कि फोकस कहाँ? तो ज़मीन के अंदर, इसके 90 डिग्री में एपीसेंटर होगा, सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, फोकस को कैसे डिफाइन करना है? चट्टान टूटे, एनर्जी रिलीज हुआ, पहली बार जहाँ रिलीज हुआ जिस प्लेस पे, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, याद रखना है। और जिस जगह पे सिस्मिक वेव पहली बार पहुंचे, दैट इज नोन एज एपीसेंटर। ठीक है, एपीसेंटर कहाँ होगा? सेंटर ऑफ अर्थ में। ठीक है, यही देखिए, यही डायग्राम बता रहा था,
ध्यान से देखिए, यहाँ से चट्टान टकराई, एनर्जी जो ऊपर की तरफ गया, ये एपिसेंटर, ठीक है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, और ये क्या था, जमीन के अंदर में था, तो ये फोकस एपिसेंटर। तो अगर आपको एक डायग्राम में बनाना हो तो कैसे बनाएगा, फोकस को जमीन के अंदर, एपिसेंटर को सरफेस पे, तो फोकस ऑटोमेटिक कहाँ होगा, जमीन के अंदर, एपिसेंटर होगा ऊपर। यूपीएससी इसी में आपको फंसाएगा और आपको उनको जो है बेवकूफ़ बनाना है। एपिसेंटर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, फोकस कहाँ होगा, नीचे की तरफ। अब एक बात सोच के बताइए, जब नीचे से फोकस नीचे है, एपिसेंटर ऊपर है और एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, तो सबसे ज़्यादा विनाश, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा, एपिसेंटर पे। तो एनसीईआरटी बाद में एक टर्म यूज करेगी कि एट एपिसेंटर, ध्यान से सुनिए, एट एपिसेंटर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑकर्स। तो याद रखिएगा, एपिसेंटर इज प्रेजेंट एबव फोकस, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन का होगा एपिसेंटर पे, समझ में आ गया। ये वही बोल रहा है कि ऊपर 90 डिग्री पे वो जाके नीचे से उठेगा और 90 डिग्री पे जहाँ पहुँचेगा डेट इज नोन एज एपिसेंटर। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा, क्या पढ़ा, फोकस पढ़ा, फोकस जमीन के अंदर, एपिसेंटर ऊपर। फोकस कहाँ होगा, जहाँ पे पहली बार एनर्जी रिलीज हुई, एपिसेंटर क्या होगा, जहाँ पे पहली बार पहुँची, ठीक है, समझ में आया। अब अर्थक्वेक को आप सिंपली भाषा में क्या बोलिएगा, अर्थक्वेक क्या है, सेकिंग ऑफ अर्थ है। और सेकिंग ऑफ अर्थ क्यों है, क्योंकि एनर्जी जो निकलता है, एनर्जी निकली, सेकिंग ऑफ अर्थ है, और एनर्जी निकली, आप देखिए एनर्जी यहाँ से निकली और हर एक अलग अलग डायरेक्शन में दी। तो एनसीईआरटी की लाइनें लिखना शुरू कीजिए। एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज द सेकिंग ऑफ द अर्थ, यहाँ पे मैंने लिखा है, एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड्स इज द सेकिंग ऑफ द अर्थ, इट इज कॉज्ड बाय द ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव डेट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। और मेनली जो एपिसेंटर की तरफ जाता है वो 90 डिग्री पे। तो कल को आपसे ऐसे करके एक पूछ सकता है कि फोकस हो गया और एपिसेंटर के बीच में कैसा हो गया, तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है, अच्छा समझ में आया, बढ़िया, ठीक है। अब पूछा जाता है कि वाई डज द अर्थ जो है सो सेक, अर्थ क्यों सेक करती है, क्यों। तो देखिए हम लोगों ने नीचे से देखा फोकस कहाँ था, जहाँ पे पहली बार ये सब टकरा के जो एनर्जी निकली, और सबसे पहले एनर्जी जहाँ पे पहुँची, तो जब भी एनर्जी कहीं ना कहीं पहुँचेगी तो वहाँ पे दरार एक वो करेगी, द रिलीज ऑफ द एनर्जी ऑकर्स अलोंग ए फॉल्ट। दरार में जो है, क्योंकि रॉक जो है आपस में टकराया था, तो दोनों के बीच में जब वो होगा तो कहीं ना कहीं फॉल्ट बनेगा, जिसको कि दरार बोलते हैं, ठीक है। तो द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस, और फोकस को ही हाइपोसेंटर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, फोकस इज आल्सो नोन एज हाइपोसेंटर, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। और द पॉइंट ऑन द सर्फेस नियरेस्ट टू द फोकस, फोकस के सबसे बगल में कौन होगा, एपिसेंटर, ठीक है, मैंने आपको बताया था एपिसेंटर कहाँ होगा, 90 डिग्री पे। सबसे पहले यही जो है एक्सपोजर जो है एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। एपिसेंटर कहाँ होगा, फोकस पे, यही मैंने बताया, फोकस जमीन के अंदर में, एपिसेंटर सरफेस पे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। अब आइए कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या है। तो सबसे जो कॉमन टाइप है वो है टेक्टोनिक टाइप का, ठीक है। टेक्टोनिक टाइप का मोस्ट कॉमन है, जब रॉड स्लाइड करेंगे, आपस में स्लाइड करेंगे, एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, टेक्टोनिक मतलब जब स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स होगा, याद रखिएगा टेक्टोनिक, अभी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी आगे आएगा। तो टेक्टोनिक कब होगा, जब स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स, इसी में दे देगा कि प्रेशरिंग ऑफ रॉक्स नहीं, स्लाइडिंग ऑफ रॉक टेक्टोनिक में। अगला आ जाएगा वॉल्केनिक, आपको पता है एक्टिव वॉल्केनो के कारण जो होता है वो वॉल्केनिक हो गया, कोलैप्स, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, तो अचानक से पता चलेगा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोजन, ग्राउंड शेकिंग जिसको की बोलते हैं। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर डिवाइसेज या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन केमिकल जो है उसको ज़मीन के अंदर में डाल देते हैं, तो वो भी अचानक से एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है। पाँचवा हो गया रिजर्वायर इंड्यूस, हम लोग बहुत बड़ा बांध वगैरह बना लेते हैं, तो भाई अर्थ हमारी धरती माता के पास कितना प्रेशर है, तो कई बार उससे भी क्या होता है ना कि रिजर्वायर जैसे हम लोग बांध बनाए, वो अचानक से देखिएगा कि उसमें टूट जाएगा, या फिर अचानक से उसमें देखिएगा डिफॉर्मेशन आ जाएगा, तो वो कहलाता है रिजर्वायर इंड्यूस्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितने टाइप के हो गए, टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, कोलैप्स, एक्सप्लोजन और रिजर्वायर इंड्यूस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एनसीईआरटी का एक टर्म है, ध्यान से सुनिए, अभी तक आपको समझ में आ गया, लिथोस्फीयर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, रॉक्स वाला आपको पता है। लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स, जैसे ही सिस्मिक वेव, ध्यान से सुनिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, आपको पता है कि जहाँ जहाँ जाएगी ऊपर में एनर्जी रिलीज होगा, नीचे फोकस, ऊपर एपिसेंटर पे, तो वहाँ पे बहुत सारे टुकड़ों में जो है प्लेट्स को तोड़ देगी। जैसे अपना इंडियन प्लेट भी था, याद है ना, अभी आगे पढ़ेंगे, यूरेशिया, लॉरेशिया, ये सब आपको अच्छे से पता होगा। तो लिथोस्फीयर ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट, इसको कौन सा प्लेट कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट। उसी का एग्जाम्पल अभी इंडियन प्लेट भी आगे पढ़ेंगे, तो अच्छे से समझ में होगा। अब देखिए अर्थ का मूवमेंट, ठीक है, अर्थ का मूवमेंट ध्यान से सुनिएगा, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक तब मैं बताया था, अंदर से जो फोर्स निकलेगा, जो फोर्स अंदर से निकलेगा, बार बार बोलिए, जो फोर्स अंदर से निकलेगा, जैसे मैग्मा हो गया, लावा हो गया, ये सब वॉल्केनो हो गया, ये सब अंदर से अचानक से आता है, कोई बता के नहीं आता है कि भाई साहब मैं अरुण बोल रहा हूँ और मैं 10 बजे आपके घर आऊँगा, ठीक है, तो मैं 10 बजे कि कभी आपने सुना हो कि अर्थ को एक फ़ोन किया हो कि हाँ मोदी जी मैं भारत में सुबह 7:30 बजे मैं अर्थ को एक बोल रहा हूँ, सुबह 7 बजे आऊँगा, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये एंडोजेनिक होते हैं, ये सडन होते हैं, ठीक है, ये बता के नहीं आते हैं कि मैं 13 तारीख शुक्ल पक्ष को आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अर्थ को एक वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सडन है। दूसरा वर्ड आ जाता है डेस्ट्रोपिक फोर्सेज, डेस्ट्रोपिक फोर्सेज। आप ये जब 12th की एनसीईआरटी
और 7th की एनसीईआरटी साथ में रखेगा। 7th क्लास की एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। डायस्ट्रोपिक फोर्सेज, डायस्ट्रोपिक फोर्सेज क्या होता है? जो एकदम स्लो जैसे माउंटेन वगैरह बनते हैं तो डेट इज नोन एज डायस्ट्रोपिक फोर्सेज। बहुत स्लो जो माउंटेन बनते हैं इसको कहते हैं डायस्ट्रोपिक प्रोसेस। तो सडन फोर्सेज क्या हुआ? सडन फोर्सेज हो गया जो अचानक से आया, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, जो बता के नहीं आया, डेट इज नोन एज सडन फोर्सेज, ठीक है। और एक्सोजेनिक हो गया जो बाहर से, जैसे इरोजनल हो गया, डिपोजिशनल हो गया, ये सब अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और अब वही चीज़ बोल रहा है, ग्रेटेस्ट डैमेज कहाँ होगा? तो एपिसेंटर पे होगा, मैंने बताया, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन, अभी जो यूपीएससी का एक एग्जाम हुआ है फरवरी में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नीट्यूड को नापने के लिए कौन सा स्केल करते हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। और इंटेंसिटी को तो याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड को नापने के लिए कि कितना मैग्नीट्यूड का है, तो उसके लिए रिश्टर स्केल यूज करते हैं। क्या करते हैं? रिश्टर स्केल, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भूकंप आ गया तो चलो भाई सिस्मोग्राफ लेके, रिश्टर लेके चलो निकल पड़ते हैं। चलो कहाँ है? दिल्ली में है, फ्लाइट पकड़े और निकल गए कि हाँ चलो आने वाला है भूकंप, चलते हैं, भूकंप आ चुका है, चलो अब वहाँ जाके नापेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कोर एरियाज होते हैं जहाँ पे पहले से ही आशंका होती है कि भूकंप आती है, वहाँ पे पहले से ही सिस्मोग्राफ जो है फिट रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और तो मैग्नीट्यूड के लिए नापने के लिए रिश्टर स्केल 0 से 10 तक होता है मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको याद करता हूँ MR से, ठीक है। मैग्नीट्यूड रिश्टर, तो जो बच गया वो इंटेंसिटी, मर्केली इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड रिश्टर, ठीक है। अब और भी अगर आपको और डीप से अच्छे से याद करें तो MRI याद रखिए, ठीक है। MRI, M फॉर मैग्नीट्यूड, R फॉर रिश्टर स्केल, ठीक है। तो इंटेंसिटी के लिए मर्केली स्केल, ठीक है। इसका जो मर्केली स्केल होता है ये होता है 9 तक होता है या 13 तक होता है। मेनली जो देखा गया है अपने इंडिया में, ये एनसीईआरटी का लाइन है कि 8+ से ज़्यादा तक जो मैग्नीट्यूड का होता है वो क्वाइट रेयर होता है। 4-5 तक तो चल जाता है, 6 भी चल जाता है, ठीक है। 1, 2, 3 तो लगातार ही चलता रहता है नेपाल वाले एरिया में, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड जिसका 8+ है ये क्वाइट रेयर होते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा कि अर्थक्वेक का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? तो आपको पता है कि ग्राउंड शेकिंग होगा, धरती हिलेगी, सॉइल लिक्विफेशन होगा। सॉइल लिक्विफेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्राउंड शेकिंग, क्या लिख सकते हैं? ग्राउंड शेकिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा सॉइल लिक्विफेशन। अब देखिए, अभी आपने अगर आप करंट अफेयर से इसको जोड़ के देखिएगा तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि म्यांमार में जो है एक वो आया था, भूकंप आया था, जिसका बाद में उन लोगों ने रीज़न दिया था ड्यू टू सॉइल लिक्विफिकेशन। मतलब क्या हुआ? जो मिट्टी थी, जैसे मानिए आपका घर बना हुआ है तो वो बेस में तो आपने मिट्टी दिया होगा ना, अगर वो मिट्टी पूरी तरीके से गीली हो गई और बहुत लिक्विडिफाई होगी तो पूरा बेस ही आपका गल गया ना, तो आपकी बिल्डिंग तो कोलैप्स हो ही जाएगी। तो वही था, सॉइल लिक्विफिकेशन के कारण जो है अर्थक्वेक जो है देखा गया था। ये म्यांमार का न्यूज़ है, एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा हो गया ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा तीव्र जो आएगी जिसके कारण जो है ग्राउंड लेवल भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अर्थक्वेक का ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आपने इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक देख लिए हम लोगों ने। तो अब अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी। तो अभी आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ज़मीन के अंदर में क्या होता है? फोकस होता है, ऊपर में क्या होता है? एपिसेंटर होता है। ध्यान से रखिए, तो ये फोकस जहाँ है यहाँ से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगी अलग अलग डायरेक्शन में। तो यही चीज़ कितने लेवल की एनर्जी रिलीज हुई है, कितने लेवल की एनर्जी रिलीज हुई है, कितने लेवल की एनर्जी रिलीज हुई है, फिर से ध्यान से सुनिए। ये क्या है? नीचे की तरफ फोकस है, ऊपर की तरफ क्या है? एपिसेंटर है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि फोकस से क्या है? एनर्जी रिलीज हुई है। यहाँ तो एनर्जी पहुँची है, यहाँ रिलीज नहीं हुई है। रिलीज कहाँ से हुई है? यहाँ से हुई है, और परपेंडिकुलर हुई थी कहाँ पे? एपिसेंटर पे। ध्यान से फिर से, तो एनर्जी कहाँ से रिलीज हो रही है? नीचे से, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। और कहाँ पहुँचती है? एपिसेंटर। फोकस कहाँ है? जमीन के अंदर। एपिसेंटर कहाँ है? जमीन के ऊपर। तो जो फोकस से अलग अलग जो एनर्जी निकली है, तो एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कितने लेवल की एनर्जी रिलीज हुई है और एनर्जी अब निकलेगी किसके? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यही अब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स किस किस टाइप की निकलेगी? तो दो टाइप की निकलेगी, एक होगा बॉडी वेव्स, एक होगा सरफेस वेव्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब कैसे याद रखना है तो समझिए। बॉडी वेव्स मतलब अंदर वाली मतलब बॉडी वेव्स, अंदर वाली बॉडी वेव्स, सरफेस बाहर वाली सरफेस वेव। तो बोलिए मेरे साथ, अंदर वाली बॉडी वेव्स, बाहर वाली सरफेस वेव्स, ठीक है। अंदर वाली बॉडी वेव्स, तो बॉडी वेव्स कहाँ से आएगी? अंदर से। मैंने आपको बताया था, ये फोकस, ऊपर एपिसेंटर, अंदर से जो निकलेगी डेट इज नोन एज बॉडी वेव्स, ठीक है। याद रखना है। तो बॉडी वेव्स के बारे में पूछेगा कहाँ से निकलते हैं, तो अंदर वाली आपको पता है कहाँ होता है? फोकस से। तो वही देख रही बोल रहा है ना, बॉडी वेव्स स्टार्ट एट फोकस, ठीक है, अंदर से, इनसाइड, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बॉडी वेव्स के 2 एग्जाम्पल, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, ठीक है। अब इनका नाम प्राइमरी क्यों दिया गया, सेकेंडरी क्यों दिया गया? तो प्राइमरी इसीलिए दिया गया क्योंकि जब ये चलती हैं तो पहली चीज़ सबसे पहले पहुंचेगी, इसलिए इनका नाम प्राइमरी। दूसरी चीज़, इसके में एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन। वो ऋतिक रोशन का आपने गाना देखा होगा एक डांस का, वो जिसमें हाथ को आगे पीछे करता है, तो बस वही चीज़ समझिए, एक बार आगे एक बार पीछे, तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन।
फील कर पा रहे होंगे प्राइमरी वेव को, पहली चीज़ पहली बार पहुंची। दूसरी बात इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ऋतिक रोशन का गाना देखा होगा, टोपी उल्टा करके जो गाना गाता है, ठीक है, हाथ आगे एक बार पीछे, हाथ आगे एक बार पीछे, तो दैट इज नोन एज कंप्रेशन एक्सपेंशन, ठीक है। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन हुआ, तो मतलब स्ट्रेट लाइन में इसी, और वो पहले पहुंचती है, इसीलिए नाम है इसका पी वेव्स। फील कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जमीन के अंदर में फोकस, ऊपर में एपीसेंटर, ठीक है। फोकस से यहाँ से बहुत सारी एनर्जी वेव्स, एनर्जी निकली किसके फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। तो सरफेस पे आई, तो याद रखना है, मैंने आपको बताया था अंदर वाली बॉडी वेव्स, बाहर वाली सरफेस वेव्स। तो पहले अंदर की बात करेगा तो अंदर वाली क्या हो जाएगी, बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स इनसाइड शुरू कहाँ से होगा, फोकस से, ठीक है। और अब उसके टाइप्स क्या हो जाएंगे बॉडी वेव्स के, ठीक है। तो बॉडी वेव्स का आपको याद रखना है पी और एस। पी मतलब प्राइमरी, प्राइमरी क्यों, क्योंकि स्ट्रेट वेव है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, बताया आपको ऋतिक रोशन का डांस, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी वेव्स कौन सी वेव सबसे पहले पहुंचती है, तो प्राइमरी वेव स्ट्रेट होता है इसका पाथ, और इसके में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा एस वेव सेकेंडरी वेव होती है, ये टाइम लेती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्रस्ट और ट्रफ, ये देखिए क्रस्ट एंड ट्रफ, ये क्रस्ट एंड ट्रफ इस टाइप का बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सरफेस वेव का एग्जांपल एक ही है, लव वेव्स, वो वही लव, ये वो लव नहीं है जो आप ढूंढते रहते हैं, ठीक है, ये वो साइंटिस्ट का नाम है लव, वो वाली है। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काउज करता है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन काउज करती है, तो सरफेस वेव्स, क्यों, हम कहाँ रहते हैं, सरफेस पे, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा, सरफेस पे। कौन सी वेव करेगी, एल वेव। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ, सबसे पहले एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज हुई, वेव के फॉर्म में। वेव भी दो फॉर्म में, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव कहाँ होगा, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर कहाँ पे होगा, कहाँ से रिलीज होगा, फोकस से, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। सरफेस वेव कहाँ से, सरफेस पे। बॉडी वेव्स का दो, पी वेव्स, एस वेव्स। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और एस वेव्स क्या होगा, सेकेंडरी वेव, इसके में ट्रस्ट क्रस्ट। कंप्रेशन रेयरफेक्शन पूछेगा कहाँ हुआ, तो पी वेव्स में, और उसका ट्रफ क्रस्ट कहाँ पूछेगा, तो एस वेव्स में, ठीक है। सबसे डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन काउज करेगी, लव वेव्स, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैक्सिमम में भी है। अब देखिए, अब एक एक करके देखते हैं पी वेव को। पी वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मैंने आपको बताया कि क्या है, ऋतिक रोशन की तरह, जैसे आपको बताया, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो आपको दिखेगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसा होगा पार्टिकल का, तो पैरेलली होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होगा लेकिन पैरेलली। अब पी वेव्स का सबसे खास बात पूछेगा कि पी वेव्स किस टाइप के होते हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। पी वेव्स का नेचर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। और आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बताया था मैंने क्या होते हैं, साउंड वेव्स किसके एग्जांपल होते हैं, तो साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो कल को आपसे पूछ सकता है कि साउंड वेव्स किसकी तरह है, तो पी वेव की तरह, क्योंकि पी वेव्स किसकी तरह है, लॉन्गिट्यूडनल की तरह, और साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। तो कल को क्वेश्चन बनेगा पी वेव्स इज आल्सो साउंड वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ पी वेव, तो बिल्कुल बन सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव्स होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर पी है, लॉन्गिट्यूडनल है और साउंड वेव्स है, तो कल को अगर ट्रांसवर्स वेव कोई होगा तो वो लाइट वेव्स भी कहलाएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा पी वेव के बारे में। पी वेव के बारे में क्या देखा, एक तो स्ट्रेट पाथ में जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये सबसे पहले पहुंचेगा, और इसका प्रोपेगेशन डायरेक्शन जो देखेगा तो वो पैरेलली है, ठीक है। तीन चीज़, ये लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स की तरह जो है बर्ताव करेगा, और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ और इतनी जगह पूछा गया कि पी वेव्स किस होके गुजर सकता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस होके तीनों होके जो है गुजर सकता है, और इसी को पी वेव्स को ही प्रेशर वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर वेव, ठीक है। तो पी वेव्स के बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, पार्टिकल पैरेलली मूव करेगा, यही लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स की तरह काम करेगा, और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास करेगा, ठीक है। पी वेव को हमने देख लिया। अब एस वेव, वो क्या था, पैरेलल था, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। एस वेव क्या है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर। ये किस तरह का वेव है, ट्रांसफर वेव है, तो ये लाइट की तरह काम करेगा, ठीक है। लाइट वेव भी ट्रांसवर्स होता है। और एस वेव की सबसे खास बात ये किससे होकर गुजरेगा, ओनली थ्रू सॉलिड्स, ठीक है। एल वेव को लव वेव कहते हैं, और मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन यही काउज करता है। तो एल वेव के बारे में आपको पूछेगा तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन काउज करता है, तो एल वेव, ठीक है। अब देखिए एक बार तीनों देख लीजिए। मैंने आपको बताया एनर्जी किसके फॉर्म में निकलेगी, तो आपको पता है वेव्स के फॉर्म में। एनर्जी किसके फॉर्म में निकलेगी, वेव्स के फॉर्म में। वेव्स दो तरह से हो जाएगा, एक बॉडी वेव्स, एक सरफेस वेव। बॉडी वेव्स को भी हम लोग क्या करेंगे, पी वेव्स, एस वेव्स, और सरफेस में एल। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन, एल। पी को आपको हम लोगों ने पी को पढ़ा क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पैरेलल है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पैरेलल है। ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास करेगी, एस वेव ओनली थ्रो सॉलिड्स, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको साउंड वेव बोला जाएगा, तो एस को लाइट वेव बोला जाएगा, और एल वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काउज करती है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही चीज़ है, लिथोस्फीयर डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर, ठीक है।
बॉडी वेव, सरफेस वेव, इसी को अब मैंने एलोबरेट करके लिख दिया है, ठीक है। आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। बॉडी वेव पी प्लस क्यू जो है जब सरफेस पे आ जाती है तो जनरेट करती है सरफेस वेव। मैंने आपको बताया अंदर वाली बॉडी वेव्स, तो एफ के अंदर वाली बॉडी वेव्स मतलब क्या बताया, जो अंदर की तरफ रहेगी, जो फोकस के पास एनर्जी वगैरह हुआ, तो बॉडी वेव्स हो गया। तो पी आपसे पूछे चाहे एस पूछे तो ये किसका एग्जाम्पल है, बॉडी वेव्स का। सरफेस पे कौन है, एल, ठीक है। क्लियर कूट, समझ में आ गया। अंदर वाली बॉडी वेव्स, बाहर वाली सरफेस वेव, ठीक है। कितना लेवल का एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है, वो हमको पता करना है, इसलिए हम लोग ये एनर्जी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पी वेव्स फास्टर, ठीक है, सिमिलर टू साउंड वेव्स, ठीक है। पी वेव फास्टर है और सिमिलर किसके है, साउंड वेव्स के। सब कुछ लिखा हुआ है, पहले समझाना था इसीलिए उस तरीके से बताया। एस वेव ये थोड़ा टाइम लेता है इसलिए सेकेंडरी वेव नाम है। पी पहले पहुंच जाता है, ठीक है, और ये किससे, ओनली सॉलिड्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन कॉजेज टू वेव्स टू रिबाउंड, मैंने बताया आपको इसमें क्या है, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, ठीक है, याद रखना है। सरफेस वेव, ठीक है, ये जो है सो सबसे लास्ट में पहुंचती है सरफेस वेव्स, ठीक है। इसी में एल वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। पी वेव के बारे में मैंने बताया कि पैरेलली, एस के बारे में अगर पूछेगा तो परपेंडिकुलरली। तो पी वेव ओनली पैरेलल, बाकी जितनी वेव बच गई वो परपेंडिकुलर, ठीक है। सरफेस वेव क्या कहती है, कंसिडर मोस्ट डैमेजिंग, ठीक है। वो जोन जहाँ पे सिस्मिक वेव नहीं ट्रैवल कर पाते उसको बोलते हैं शैडो जोन्स। तो कल को आपसे क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग या फिर अलग से किसी टाइप में भी क्वेश्चन पूछ दिया, शैडो जोन्स। शैडो जोन्स क्या होता है, जहाँ पे सिस्मिक वेव कौन कौन सी, तो सरफेस वेव और बॉडी वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स क्या कौन कौन सी होगी, पी और एस और सरफेस वेव क्या हो गया, एल, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टेबल कौन है, विनाश वाली एल। तो जहाँ पे ये वेव्स नहीं पहुँच पाती उसको क्या बोलते हैं, शैडो जोन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ ये यहाँ तक आप मेरे साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये शैडो जोन बनता क्यों है, एक क्वेश्चन आना चाहिए। तो याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, जब हम लोग क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ रहे थे, तो क्रस्ट मेंटल कोर तो आपने देखा था कि इनिशियली सॉलिड था, बाद में फिर सेमी सॉलिड बना, फिर बाद में लिक्विड बना और फिर बाद में सॉलिड बन गया था। याद है इस चीज़ को हम अगर देख रहे थे तो आपने ये देखा था कि हर जगह जाके मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अपना एक तो अर्थ का इंटीरियर जो है वो सेम नहीं है, तो वेव जो हो, जब वेव चलेंगी तो ठीक है, तो अगर मीडियम चेंज होगा तो वो डाइवर्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो जब वो ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाएंगी और ऊपर से मीडियम भी चेंज हो रहा है, तो जो है सो जहाँ पर पहुँचना था उस जगह पर नहीं पहुँच पाएंगी। तो उस जगह पर जहाँ पर वो नहीं पहुँच पाएंगी उसी को कहा जाता है शैडो जोन। तो अब आपको शैडो जोन अच्छे से पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अगला अपना जो टॉपिक है वो है वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप हम लोग तब से देख रहे हैं कि कैसे कैसे करके अर्थ के नीचे में जो मैग्मा का जो है अलग अलग फॉर्म जो है, मैग्मा बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो याद देखिए मैं आपको बताया था कि मैग्मा जो अपसाइड मूवमेंट होगा इसका मैग्मा का, तो आपको पता है कि लिथोस्फीयर में ये रॉक वगैरह को ब्रेक कर देगा। रॉक वगैरह टूटेंगे तो अचानक से जो नीचे से विस्फोट होगा, तो जिसके कारण है गैसेज वगैरह, एसिड्स वगैरह सब निकलेंगे, राख वगैरह निकलेंगे, उसी को कहा जाता है वोल्केनोस, ठीक है। तो वही बोला गया है, ए वोल्केनो इज ए प्लेस वेयर गैसेज, एसिड्स और मोल्टेन रॉक मटेरियल लावा एस्केप्स टू द ग्राउंड, ठीक है। मतलब नीचे से वही चीज़ बता रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ आए, ठीक है, फट के, इसी को ज्वालामुखी बोलते हैं। यही तो होता है, और क्या होता है। तो फिर यहाँ पे एनसीईआरटी एक डेफिनेशन देता है कि कोई भी वोल्केनो को हम एक्टिव वोल्केनो बोलेंगे जब मटेरियल मेंशन्ड आर बीइंग रिलीज्ड और हैव बीन रिलीज्ड आउट इन द रिसेंट पास्ट, ठीक है। मतलब या तो ताज़ा हुआ है या फिर पास्ट में हुआ है, तभी बोलेंगे एक्टिव वोल्केनो। अब आपको बताना है कि बैरन जो है सो इंडिया में एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे अभी आपको याद है उस टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था, जो लेयर हमारा सॉलिड क्रस्ट के बिलो है उसको मेंटल कहते हैं, और वहाँ पे हाइयर डेंसिटी होती है क्रस्ट से, ठीक है। और मेंटल में ही जो एक वीकर जोन होता है, जो बार बार हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, स्टेनोस्फेयर, सब कुछ कहानी कहाँ की है, स्टेनोस्फेयर की। आपको पता है कि वो किस फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अपर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल पोर्सन जिसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, व्हेन इट इज़ मूविंग टुवर्ड क्रस्ट, ये क्रस्ट मैग्मा, आपको पता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब मैग्मा मेंटल पोर्शन में जो मैग्मा है जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, लावा सरफेस पे जाएगा, तब ये चीज़ होती है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो वोल्केनो मतलब मैंने समझाया क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे गैस, एसिड और मोल्टेन रॉक जो है वो ग्राउंड पे आ जाते हैं। मतलब समझिए धमाका होगा तगड़ा, ठीक है, धमाका होगा तगड़ा, ठीक है। लिथोस्फीयर में रॉक वगैरह सब टूट के जो है बाहर की तरफ निकलेंगे और साथ में गैसेज निकलेगी, एसिड निकलेगा, उसको कहते हैं वोल्केनो। फिर उन्होंने समझाया कि एक्टिव वोल्केनो क्या है, ठीक है, जो कि मतलब पहले भी रिसेंट पास में उस जगह पर इस टाइप का जो है रिलीज हुआ है, ठीक है। क्लियर कट, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो गैस निकलती है वोल्केनो से वो याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा जाएगा तो आप मुंह खोल दीजिएगा। इसलिए याद रखिए कि वोल्केनो से कौन कौन सी गैस आती है, तो सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन। हाइड्रोजन तो आप सोच लेते, सल्फर और क्लोरीन कभी नहीं सोचते। तो बोलिए मेरे साथ, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहीं पे मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए, पी वेव जो है वो सॉलिड में ट्रेवल करेगी, हाँ या ना, लिक्विड में करेगी, हाँ या ना, गैस में करेगी, हाँ या ना।
पी के बाद एस वेव, सॉलिड में करेगी हाँ या ना, लिक्विड में करेगी हाँ या ना, गैस में करेगी हाँ या ना, दोनों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पी वेव करेगी या नहीं करेगी। फास्टर कौन होती है, पी वेव पहले पहुंचती है कि एस वेव पहुंचती है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टेबल कौन होती है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, ठीक है। सरफेस वेव का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। क्लियर कट, समझ में आ रहा होगा। यहीं पे तब से हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर रहे हैं, लावा मैग्मा क्या है। तो एक चीज़ याद रखना है, लावा और मैग्मा में कंफ्यूज नहीं होना है। लावा वो हुआ जो जब धरती के ऊपर आ गया, हमारे चरणों तक अगर पहुंच गया तो वो लावा है, हमारे चरणों तक पहुंच गया, हमारे लेग्स तक पहुंच गया तो वो लावा है, ठीक है, याद रखना है। लावा मतलब वो धरती के ऊपर आ चुका है तो वो लावा है, और ज़मीन के अंदर ही है अपर मेंटल पोर्सन में तो मैग्मा है, ठीक है। अगर वो अंदर ही है तो मैग्मा, ऊपर आ गया तो लावा। एनसीईआरटी ने लावा और इसके बीच में जो है सो डिफरेंस बताया है, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द इरप्शंस टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। अब देखिए, जमीन से विस्फोट हुआ, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर लावा आया, अब वो कैसे फैलेगा और मतलब ऊपर की तरफ आया तो अब वो किस टाइप का लैंडफॉर्म बनाएगा, उस बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सील्ड वोल्केनोज, सील्ड वोल्केनोज आ जाता है। तो सील्ड वोल्केनोज आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, सील्ड वर्ड नाम आ गया। सील्ड मतलब आपको पता है क्या, सील्ड मतलब जो बचाता है, रक्षक जिसको बोलते हैं। सील्ड वोल्केनोज में क्या होगा, देखिए याद रखिए, ये मानिए आपकी धरती है, यहाँ से विस्फोट हुआ, यहाँ से विस्फोट हुआ तो ये इसको रोक टोक वाला कुछ नहीं था, बीच में कहीं चोकिंग टाइप कुछ नहीं था। तो ये विस्फोट हुआ तो विस्फोट बहुत तेज नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, विस्फोट बहुत तेज नहीं होगा, और जो लिक्विड है वो पूरे तरीके से फ्लो कर जाएगा, तो और बहुत ज़्यादा लिक्विड फ्लो करेगा, तो कुछ इस तरह से स्टीप बन जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा तरीके से फ्लो करेगा, नीचे से आया सभी डायरेक्शन से, तो पूरा एकदम मतलब फ्लो ज़बरदस्त वाला फ्लो होगा। तो अगर आप फ्लो को देखिएगा तो फ्लो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब समझे, स्टीप नहीं होगा। आप देखिएगा तो किसी भी तरह का अगर ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। ये ऐसे करके स्टीप इसमें स्लोप नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लो है, लावा का फ्लो बहुत ज़्यादा है, फ्लूइड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पूरे तरीके से फैल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ एक्चुअली है क्या, फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और स्पीड धीरे धीरे है, कुछ ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, तो इसलिए जो है ये क्या बनाएगा, इसका हाइट जो होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि लावा देख सकते हैं धीरे से लेस एक्सप्लोजिव होगा ये, क्यों, क्योंकि आराम से, इसको कोई चोकिंग नहीं है। जैसे मानिए इधर से आप पाइप से पानी बहाते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाइप से पानी बहाते हैं और बीच में कोई चीज़ फंसा हुआ है तो तब तक रुका है, जैसे ही वो चीज़ हटता है तो एकदम कितना तेज प्रेशर लगता है, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इसको इसके लिए कोई बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो ये नीचे से जब भी ऊपर विस्फोट होगा तो ये पूरे तरीके से फैल जाएगा, तो इसलिए इसका स्लोप जो होगा वो स्टीप नहीं होगा, ये पूरे तरीके से फैल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है, सील्ड लावा में और क्या खास बात है, सील्ड लावा में लावा का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तीसरा चीज़, एक्सप्लोसिव भी कम होगा, ठीक है, इसलिए इसकी हाइट जो होगी वो कम होगी। ये चारों चीज़ आपको याद रखना है, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है, कभी भी कोई भी लावा अगर पूरे तरीके से फैलेगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि विस्कोसिटी इसमें कम है, मतलब पानी समझिए आप, पानी को जैसे फेंकिएगा और शहद को फेंकिएगा तो पानी क्या होगा, ज़्यादा बहेगा, ठीक है, और शहद कम बहेगा क्योंकि उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। तो अगर पानी को आप फेंकिएगा तो बहुत ज़्यादा बहेगा, तो इसीलिए ये चीज़ बोला जाता है कि सील्ड लावा में जो है सो स्पीड जो होता है वो ठीक ठाक रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह का जाम है, तो इसलिए बोला जाएगा। और ये जब सील्ड लावा बनता है तो एक चीज़ इसमें याद रखिए, लिख लीजिए यहीं पे, कि इसके में सिलिकेट्स की जो मात्रा होती है वो कम होती है, और सिलिकेट्स की मात्रा कम होगी इसका मतलब है कि इसको कोई रोक टोक नहीं करेगा, ये आराम से बहेगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि सील्ड वोल्केनोज में आराम से जो है सो लावा फ्लो करता है। तो सील्ड लावा में आपको अगर 4 पॉइंट लिखना होगा तो आप क्या क्या लिखिएगा, पहला चीज़ लिखिए लावा का फ्लो बहुत ज़्यादा, लावा फ्लो मोर, ठीक है, फ्लूइड मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट। तो अगर ये पूरे तरीके से बहेगा तो ये जो इसका जो ये बनेगा ग्राफ टाइप का या प्लॉट देखेगा तो ये किस टाइप का बनेगा, हाइट लेस होगा, इसके प्लॉट का हाइट लेस होगा, और इसीलिए ये लेस एक्सप्लोजिव होगा क्योंकि किसी तरह का प्रेशर नीचे से नहीं बन रहा है, ठीक है। ये 4 चीज़ याद रखना है, सील्ड वोल्केनोज का यही बोल रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया है जैसे हवाईयन वोल्केनोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। These volcanoes made up of basalt, ठीक है, a type of lava that is fluid when erupted, ठीक है। These are not steep, मैंने बता दिया ये steep नहीं है, और इसका एक्सप्लोसिविटी क्या होगा, लो, ठीक है। अगर बीच में बस कहा जाता है कि बीच में अगर जैसे कभी पानी आ गया तब ये जो है सो एक्सप्लोसिव हो सकता है, जनरली इसका नेचर क्या है, एक्सप्लोसिव नहीं है। हमने क्या पढ़ा, सील्ड वोल्केनो, तो सील्ड वोल्केनो समझ में आ गया। 3 पॉइंट मैंने आपको फिर से वही बता देता हूँ लास्ट टाइम, एक्सप्लोसिविटी क्या है, इसका लो है, इसका जो ग्राफ बनेगा हाइट कैसा होगा, कम होगा, इसके में भरपूर मात्रा में फ्लूइड होगा और इस लावा का फ्लो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें सिलिकेट्स एब्सेंट होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और, ये एरिया वाइज बहुत फैला है, विस्फोट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, ये एरिया वाइज बहुत ज़्यादा फैला है, इसमें विस्फोट नहीं हुआ, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आपने सील्ड देख लिया, अब अगला देखते हैं कंपोजिट। कंपोजिट क्या है कि
इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोस्ट विस्कस लावा। मैंने आपको बताया था उधर क्या था, विस्कस नहीं था, पानी जैसा था तो आराम से बह रहा था। इधर क्या है, विस्कस है। विस्कस है तो मतलब लेस फ्लो ऑफ लावा। तो कंपोजिट में तुरंत लिखिए कि लेस फ्लो ऑफ लावा। क्या लिखिएगा, लेस फ्लो ऑफ लावा। तो जिसके कारण मोर विस्कस हो जाएगा। अब देखिए मोर विस्कस हुआ मतलब गाढ़ा हो गया, अब उसको बहने में दिक्कत होगा, अब उसको फ्लो करने में दिक्कत होगा, तो इसलिए एक्सप्लोजन होगा। क्या होगा, एक्सप्लोजन। तो वहाँ पे एक्सप्लोजन नहीं था, वहाँ पे मोर विस्कोसिटी बिल्कुल ही नहीं थी, वहाँ पे मोर फ्लो था, यहाँ पे लेस फ्लो, यहाँ पे मोर फ्लो, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा। क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे सिलिका का अमाउंट ज़्यादा था इसलिए विस्कोसिटी बढ़ गई थी, ठीक है। इसीलिए जो एक्सप्लोजन होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, स्टीप, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हाइट ज़्यादा, तो वहाँ जो पढ़े सब उसका उल्टा कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, वहाँ जो पढ़े उसका सब उल्टा कर दीजिएगा, शील्ड का सारा उल्टा कंपोजिट, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे कम लावा फ्लो होगा, कम लावा फ्लो होगा तो एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन होगा तो स्टीप जो बनेगा वो बिल्कुल कोनिकल बनेगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो डिफरेंस पता चल गया होगा शील्ड और कंपोजिट के बीच में। अब अगला देखिए, अब अगला क्या है, अगला होगा कैल्डेरा, ठीक है। ये कैल्डेरा क्या है, आपने अभी पढ़ा कंपोजिट वोल्केनो क्या था, इसमें लेस फ्लो ऑफ लावा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई तो फ्लो कम हो पा रहा है तो इसीलिए एक्सप्लोजन होगा। अब देखिए बार बार होगा, बार बार एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। बार बार एक्सप्लोजन होगा तो नीचे से जो है सो ऊपर की तरफ बनेगा तो बार बार एक्सप्लोजन होगा तो यहाँ पे जो है सो जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, ये एक बड़ा सा माउथ बन जाएगा। यही जो बड़ा माउथ बन जाता है बार बार एक्सप्लोजन के बाद, इसी को कहा जाता है कैल्डेरा, ठीक है। इसी को कहा जाता है कैल्डेरा। देखिए यही मैंने बताया कि कंपोजिट वोल्केनोज आफ्टर बिग एक्सप्लोजन माउथ बिकम बिगर, इसी को कहा जाता है कैल्डेरा। और एक्सप्लोजन क्यों होता है, तो फ्लो लेस हो रहा है, नीचे से कोई ना कोई चीज़ मानिए चौक हो रहा है तो ऊपर की तरफ फ्लो नहीं हो पा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ लावा नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, वोल्केनिक इरप्शंस होता है और बार बार इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि माउथ जो होता है इसका बड़ा हो जाता है। मतलब देखिए पहले क्या था कि स्टिप था, अब यहाँ पे बार बार हो रहा है, अब यहीं पे आके जो है धीरे धीरे करके बार बार हो रहा है तो यहाँ पे जम जाता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है और उसके बाद मतलब इस तरीके से फटता है कि यहाँ पे पूरा देखिएगा डायग्राम में तो ये गड्ढा जैसा बन जाता है। आप एक बार जाके सारा गूगल करके इमेज वगैरह जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए। तो कैल्डेरा क्या बोलिएगा, लावा का फ्लो कम था, एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ तो बड़ा माउथ बना, उसी को कहा जाता है कैल्डेरा, ठीक है। देख लीजिए मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो कौन होते हैं, कैल्डेरा। सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं कैल्डेरा, ठीक है। और जो डिप्रेशन बनते हैं इसी को कहते हैं कोलैप्स डिप्रेशन। देखिए फिर से बता रहा हूँ, ऐसे हुआ, बार बार हुआ, बार बार हुआ तो ये देखिएगा ये इसका मुंह बन जाता है और यही बीच बाद में फट जाता है। तो ये जो फटता है तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे बांध टाइप का आप देखिएगा तो वो क्या हो जाता है, डेट इज नोन एज कैल्डेरा, ठीक है। कैल्डेरा का माउथ बहुत बड़ा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, कहीं भी एसिडिक लावा की बात आ जाए तो समझिए कूलर होगा, और बेसाल्ट वर्ड कहीं भी यूज़ करे इसका मतलब कि वहाँ सिलिका का कंटेंट कम है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। एसिडिक लावा है मतलब वो कूलर है, और बेसाल्ट वर्ड कहीं भी यूज़ करे एनसीईआरटी में तो इसका मतलब है लो सिलिका, ठीक है। अब आइए अगला है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। फ्लड बेसाल्ट, फ्लड वर्ड आते ही आ जाना चाहिए बाढ़, फ्लड वर्ड आते ही बाढ़, और बेसाल्ट मतलब आपको पता है सिलिका कम है। अगर सिलिका कम है तो आपको पता है कि मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी कम है मतलब फ्लो बहुत बढ़िया होगा। तो दीज वोल्केनो आउटपोर हाई फ्लूइड, मतलब बहुत ज़बरदस्त फ्लूइड का लावा जो है तो बहुत ज़बरदस्त फ्लूइड बहता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है, इसी को कहते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप है, ठीक है। प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू आर मच लॉन्गर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, मतलब यहाँ पे लावा का जो फ्लो है बहुत तगड़ा है, बहुत लंबा डिस्टेंस तक फ्लो हो रहा है, डेट इज नोन एज फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। बेसाल्ट वर्ड आते ही मतलब क्या बोल दिया था मैंने आपको, सिलिका कम है, और सिलिका का रिलेशन मैंने आपको बताया तो विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी मतलब क्या हो गया कि जो बहने से रोके, रेसिस्टेंस इन फ्लोइंग। तो शहद का विस्कोसिटी ज़्यादा, इसलिए शहद ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है, वाटर का विस्कोसिटी कम होता है तो वाटर आराम से मूव कर पाता है, ठीक है। तो याद रखना है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस मतलब क्या हो गया, वोल्केनो का जो फ्लूइड है, फ्लूइड लावा जो है वो आराम से बहुत दूर दूर तक बहेगा, डेट इज नोन एज फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, ठीक है। क्लियर कट, समझ में आ गया, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा हूँ, लावा का फ्लो ज़्यादा है, बेसाल्टिक है तो सील्ड वोल्केनो, ठीक है। लावा का फ्लो कम है, बीच में कहीं चोक टाइप हो रहा है, विस्कस कूल हो गया, एक्सप्लोजिव हो गया तो कंपोजिट, बहुत कंपोजिट है और हाई लेवल पे हुआ तो कैल्डेरा, ठीक है। और आराम से फिर उसके बाद बहता गया, बहता गया, बहता गया, बहता गया तो वो क्या कहलाए, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, लंबे दूरी पर, ठीक है। अब एक लास्ट बच रहा है मिड ओशियन रिज वोल्केनो। ये क्या होता है, देखिए समुद्र के अंदर में देखिएगा तो ये देखिए समुद्र में डाइवर्जेंस होगा, दरार हुआ, दो प्लेट आपस में टकराई थी तो दरार हुआ, तो ये बीच में धीरे धीरे करके डाइवर्जेंस, ये प्लेट इधर की तरफ चल रहा है, ये प्लेट इधर की तरफ चल रहा है, तो इस बीच से जो ज्वालामुखी निकलेगी, डेट इज नोन एज मिड ओशियन रिज वोल्केनो। इसमें से जो निकलेगी डेट इज नोन एज मिड ओशियन रिज वोल्केनो। ये ओशियनिक एरियाज में होता है, ठीक है, याद रखना है। ये किसके कारण होता है, जब डाइवर्जेंस हो रही है, जब डाइवर्जेंस होगी अलग होगी तब ना, अगर ये दोनों सब जुड़ा हुआ है, प्लेट जुड़ा हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो इस एरिया में फ्रीक्वेंट इरप्शन होता है, ठीक है, बीच से, ठीक है, और इसी में लावा स्प्रेड हो जाता है, तो इसी को कहते हैं मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि अच्छे से समझ में आया होगा।
तो ठीक है, हम लोगों ने 5 तरह का देख लिया। कौन कौन सा देखा? सिल्ट देखा, पहले सिल्ट देखा, फिर कंपोजिट देखा, फिर कैल्डेरा देखा, फिर फ्लड बेसाल्ट देखा, और फिर मिड ओशियनिक रिज देखा। तो सिल्ट में आपने देखा कि बहुत ज़बरदस्त फ्लो था, किसी भी तरह का विस्कोसिटी नहीं था, किसी भी तरह का रोक टोक नहीं था, ठीक है, सिलिका कम था, ठीक है। कंपोजिट में देखा कि थोड़ा सा रोक टोक था, तो जिसके कारण फ्लो कम हुआ, जिसके कारण इरप्शंस वगैरह, वोल्केनो इरप्शंस वगैरह मतलब ठीक है हुए विस्फोट। कैल्डेरा में आपको पता है कि ज़बरदस्त वाले विस्फोट हुए, जिसके कारण जो था इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या पढ़ रहे थे हम, सबसे पहले क्या देखा था? सिल्ट में। तो सिल्ट में आपको मैंने बताया था कि इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इधर कैसा बनेगा? कोनिकल ग्राफ बनेगा। इधर क्या हुआ? कैल्डेरा में ग्राफ तो बना, लेकिन बार बार इतने मल्टीपल इरप्शंस हुए कि यहाँ पे एक गहरा बन गया, इसी को कहा जाता है कैल्डेरा, ठीक है। फ्लड बेसिन में आपको पता है कि बहुत दूर दूर तक आराम से जो है फ्लो हुआ, कोई रोक टोक नहीं था, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो मैंने आपको बताया मिड ओशियनिक रिज, यहाँ पे आपको बताया था कि समुद्र के अंदर में डाइवर्जेंस के कारण जो है सो ये हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये इतना हम रखते हैं, कल हम लोग वोल्केनिक लैंडफॉर्म पृथ्वी के अंदर में और अच्छे से जाके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।